हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, जितना हो सके अपने आसपास वाले लोगों की मदद करिए। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ ब्रिक मेसनरी वॉल। हमने पिलर डिजाइन कर लिया था, अब हमें वॉल डिजाइन करना है और एनालाइज करना है। एनालाइज करना मैंने आपको बता दिया है। एनालाइज करना क्या होता है कि जो भी डिजाइन किया है हमने उसे हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं। सपोज अगर आपको 100 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करना है, आपने डिजाइन किया, लेकिन अगर आपने चेक नहीं किया कि उसकी स्ट्रेंथ, सपोज आपने पिलर डिजाइन किया और उसकी स्ट्रेंथ अगर 100 किलो न्यूटन नहीं है तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। तो हमें डिजाइन करना पड़ता है, फिर एनालाइज करना पड़ता है। ओके, आपसे मैंने बात की थी कि जो भी डायमेंशन, जो भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आपकी 1 मीटर से ज्यादा होती है, ठीक है, उसको हम डिजाइन करते हैं 1 मीटर के लिए। हमारे मेनली 2 डायरेक्शन होती है हमारे स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, है ना। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है जिसके अंदर हमारा आता है बीम, और क्या आता है स्लैब, वॉल्स, है ना, फाउंडेशन या फुटिंग, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, है ना। और वर्टिकल मेंबर होता है हमारा कॉलम, ठीक है। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उनको हम डिजाइन करते हैं 1 मीटर के लिए, ठीक है। और जो वर्टिकल मेंबर होता है उसका जो भी उसकी जो भी वैल्यू है, मतलब सपोज अगर आपका हाइट है, मतलब ये जो फ्लोर है आपका ये है 5 मीटर पे, तो आप इसे 5 मीटर के लिए डिजाइन करेंगे। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है हम उसको डिवाइड करते हैं। मतलब एक रूम हो सकता है आपका 3 मीटर का हो, है ना, दूसरा रूम हो सकता है कि आपका 5 मीटर का, 7 मीटर का हो, तीसरा रूम हो सकता है 10 से 12 मीटर का हो, हॉल हो सकता है और बड़ा हो। मतलब ये चेंज होता रहता है, मतलब आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन चेंज होता रहता है। तो इसको हम 1 मीटर के लिए डिजाइन कर देते हैं और वही जो भी आपका डिजाइन आता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे तक, जैसे जैसे हम मूव करते हैं। बट ये चेंज नहीं होता है ना। अगर आपका एक रूम का फ्लोर हाइट है सपोज 3.5 मीटर, है ना, तो अगले का भी यही होगा। मतलब बहुत रेयर चेंज होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज नहीं होता। कभी कभी हाइट चेंज होती है स्ट्रक्चर में, बट बहुत रेयर होती है। तो वहां पर जो हाइट होती है हम उसके लिए डिजाइन करते हैं, बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन वाली बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होती है, तो इनको हम डिजाइन करते हैं 1 मीटर के लिए। ओके, सो हमने जब वॉल की फाउंडेशन डिजाइन किया था तब भी हमने ये समझा था कि उसको भी हमें 1 मीटर के लिए डिजाइन करना है। अब हमें वॉल डिजाइन करनी है ना। और मटेरियल कौन से यूज कर रहे हैं हम? ब्रिक। तो जो ब्रिक की थिकनेस है, हमारी वॉल की थिकनेस उस पर ही डिपेंड करेगी। अगर आपने 1 ब्रिक लिया है और ट्रेडिशनल ब्रिक है तो सपोज कितना हो गया आपकी थिकनेस ऑफ वॉल? 230 mm हो जाएगी, है ना। ये मोस्ट रिकमेंडेड भी होती है। बट अगर लोड सपोज आपकी वॉल पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोड के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको ये थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, है ना। अब अगर मैं डायमेंशन लिख देता हूं सपोज वॉल की L इंटू H इंटू T, है ना, लेंथ, हाइट एंड थिकनेस। ये तो फ्लोर की हाइट है, क्या इसे चेंज कर सकते हो? स्ट्रेंथ इसी पर तो होगी आपकी। स्ट्रेंथ कैसे होती है? मतलब कि अगर आपका कुछ लोड लग रहा है तो आप उस पर्टिकुलर लोड को कैरी करने के लिए स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हो? साइज बढ़ाकर। यही तो अल्टीमेट तरीका है आपके कंस्ट्रक्शन में। और क्या कर सकते हो आप? सपोज आपको वॉल किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की बनानी है ना। सपोज 100 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है उसमें, उसके लिए आपको वॉल डिजाइन करनी है। आपने डिजाइन की और फिर एनालाइज किया, आपने देखा कि ये सिर्फ 70 कैरी कर रहा है, तो आप ऐसा क्या चेंज करोगे, है ना। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करने से क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। सिर्फ क्या कैसे बढ़ेगी? जब आप साइज बढ़ाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? मटेरियल। और मटेरियल बढ़ाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। अब साइज कैसे बढ़ेगा? यही 3 चीजें, लेंथ, हाइट एंड थिकनेस, यही बढ़ा सकते हो आप। हाइट क्या आप चेंज कर सकते हो? क्योंकि ये तो फ्लोर हाइट है, क्या इसे चेंज कर सकते हो? अगर सपोज आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको 100 किलो न्यूटन पर मीटर चाहिए था,
और आपको मिला सिर्फ 70 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। तो आपने कहा कि सपोज इसको मैं 1.5 टाइम्स हाइट बढ़ा देता हूं तो इसका साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मटेरियल बढ़ जाएगा और मुझे स्ट्रेंथ मिल जाएगी। बट क्या आप हाइट बढ़ा सकते हो? क्या हाइट तो चेंज नहीं कर सकते हो ना, हाइट तो आपकी फिक्स होगी, तो ये कट हो जाता है। फिर लेंथ हमने अभी अभी डिस्कस किया कि इसको हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, तो भले ये 70 किलो न्यूटन पर मीटर आया है, मीटर के हिसाब से ही है, तो इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसको भी आपको 1 मीटर ही रखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें तो चली जाती हैं। मतलब अल्टीमेटली आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो किससे मिलेगा? वो मिलेगा आपको थिकनेस से, है ना। मतलब आप थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब थिकनेस कैसे बढ़ेगा? आप ब्रिक से बना रहे हैं, अगर हमारा ये आरसीसी होता तो अगर हमें 230 mm पे नहीं मिला है तो हम 250 mm ले लेते, या 270 mm ले लेते, या 300 mm ले लेते, है ना। इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ये ब्रिक में है, ब्रिक में तो हम हाफ ब्रिक के मल्टीपल में ही मूव करते हैं। अगर 230 पर नहीं आया तो अगला क्या होगा, है ना, 1.5 ब्रिक यानी 345 mm। नेक्स्ट थिकनेस क्या होगी? 345 mm। नेक्स्ट थिकनेस क्या होगी? थर्ड थिकनेस क्या होगी? अगर इस पे भी स्ट्रेंथ हमारी नहीं मिली हमें तो नेक्स्ट क्या होगी? 2 ब्रिक यानी 460 mm, है ना। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है। मतलब सिर्फ यहां तक समझाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप सिर्फ थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, और थिकनेस को भी चेंज करेंगे आप हाफ ब्रिक के मल्टीपल में, राइट, ठीक है। थिकनेस अगर पहले आपने 1 ब्रिक ली है तो फिर 1.5 ब्रिक ले लीजिए, फिर 1.5 ब्रिक से फिर और हाफ ब्रिक ऐड कर दीजिए, मतलब 2 ब्रिक ले लीजिए। थिकनेस चेंज करते जाइए जब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं मिल जाती है। तो अब अगर मैं डिजाइन की बात करूं, जब हमने पिलर डिजाइन किया तो डिजाइन क्या किया था? हमें हाइट ऑफ द पिलर पता थी, हमने क्या निकाला? लेंथ ऑफ द पिलर निकाली और विड्थ ऑफ द पिलर निकाली, या फिर विड्थ और डेप्थ, जो भी बोल दो आप, जैसे भी बोल रहे हो, है ना। अब यहां पर भी हमें अल्टीमेटली साइज ही निकालना है ना, वहां पर साइज निकालना है, लेकिन यहां पर साइज तो हमें पता है पहले से। लेंथ कितनी ही लेनी है हमें? 1 मीटर। हाइट को हम कुछ कर नहीं सकते, क्वेश्चन में गिवन होगी, वो फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थिकनेस। अब थिकनेस भी हमें इनडायरेक्टली पता है, पता नहीं है बट हमें ये तो पता है कि हम स्टार्ट मिनिमम से ही करेंगे, है ना। 230 mm से स्टार्ट करेंगे, 230 mm से स्टार्ट करके अगर वहां पर नहीं मिलती है तो 345 लेंगे, तो 460 लेंगे। मतलब डिजाइन तो हमें पता है, ठीक है, कि जो भी आपकी हाइट गिवन होगी, सपोज 3.5 मीटर दिया है तो वॉल 3.5 मीटर की हो गई। लेंथ हमें 1 मीटर के लिए ही करना है ना। देन नेक्स्ट, वैसे तो लेंथ भी आपको पता होगी, प्लानिंग हो जाती है तो आपको लेंथ भी वॉल की पता होगी, क्योंकि रूम तो आप चेंज नहीं कर दोगे ना। सपोज आपका 5 मीटर का रूम है, आपने कहा कि स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, इसे 6 मीटर का कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर भी प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद फिर हम उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं, है ना। तो ये भी फिक्स होगा। थिकनेस भी हमें पता है, अगर हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं 230 mm यानी कि 0.230 मीटर। अब बस हमें काम क्या करना है वॉल में, कि हमें चेक करना है कि ये जो हमने माना हुआ है, क्या ये पर्टिकुलर लोड जो हमारी वॉल पर लग रहा है उसको कैरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इतना सा काम करना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन से चेक करते हैं कि हमारे वॉल का डिजाइन कैसे मूव करता है। ओके, उससे पहले आप एक कोड है ना, वो आप आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज IS 1905 1987 IS 1905 1987। ये कोड है अनरेनफोर्स मेजेंडी का। मतलब अगर आपने मेजेंडी को रेनफोर्स नहीं किया है तो क्या क्या वैल्यूज होती हैं उसके लिए ये कोड है ना। शायद ये आप पहली बार सुन रहे हो कोड, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो आप शायद बिल्डिंग सर्विसेज में आपने सुना होगा कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। कुछ रिसर्च से, एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए। सपोज हमने एक फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि अगर आपका लोड बियरिंग वॉल है तो उसकी थिकनेस मिनिमम 230 mm होगी,
है ना, इससे कम आप लोड बियरिंग वॉल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है ना, ये रिसर्च से कुछ एक्सपेरिमेंट से एक स्टैंडर्ड्स हैं जो फिक्स किए गए हैं कि इससे कम में आप काम नहीं कर सकते हैं या इससे ज़्यादा में आप काम नहीं कर सकते, जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, है ना, या फिर अगर आपका इफेक्टिव लेंथ कितनी है वॉल की, इफेक्टिव हाइट कितनी है वॉल की, वो मैं भी आगे डिस्कस करेंगे, आपको टेबल भी बता दूंगा, पेज नंबर भी बता दूंगा। बट फिलहाल आप ये कोड डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग डिजाइन अ ब्रिक मेसनरी वॉल यूजिंग ट्रेडिशनल ब्रिक्स टू सपोर्ट एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन पर मीटर। अब आपको पता है एक्सियल लोड क्या है, 100 किलोन्यूटन पर मीटर। एक्सियल लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन पर मीटर मतलब इसेंट्रिसिटी 0 है। हाइट ऑफ द ब्रिक वॉल इज 3 मीटर, हाइट ऑफ द ब्रिक वॉल इज 3 मीटर एंड द लेंथ बिटवीन क्रॉस वॉल्स, the length between cross walls is 4 meter. The length between cross walls is 4 meter. Okay. अब ये क्रॉस वॉल्स क्या होती है समझ लीजिए। आपकी एक कोई वॉल्स अपने रूम के सामने देखिए, जहां पर भी आप बैठे हो, एक वॉल मूव कर रही है ना, ये जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपकी वॉल्स हैं तो इन्हें हम बोलते हैं क्रॉस वॉल्स। ये वाली हो जाती हैं क्रॉस वॉल्स। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये कभी कभी डिपेंड करती है, जब हम इसकी इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे अभी देखेंगे, हो सकता है कि आपकी वॉल हो, यहाँ पर कॉलम हो, फिर से वॉल हो, फिर क्रॉस वॉल हो, है ना। ठीक है, या तो फिर एक एंड में क्रॉस वॉल हो, एक एंड में आपकी वॉल, यहाँ पर आपका कॉलम है कंटिन्यूअस है, फिर क्रॉस वॉल है, या फिर दोनों एंड में कंटिन्यूअस है, यहाँ पर ये कॉलम है आपका कंटिन्यूअस है, फिर क्रॉस वॉल है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो क्रॉस वॉल बस ये समझ लीजिए कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वॉल मूव कर रही होती है, आप जो भी वॉल डिजाइन कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वॉल आपकी मूव कर रही है दैट इज क्रॉस वॉल। So length of the cross wall is, length between cross walls is 4 meter. Okay. And the question में given है कि assume Siemens motor of grade 1:6, 1:6 with the crushing strength of bricks 7.5 Newton per mm square, 7.5 Newton per mm square। जिसको भी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी हो, मैंने सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, जिसको भी लैंग्वेज लिखनी हो मैं फिर से बोल देता हूँ। डिजाइन अ ब्रिक मेसनरी वॉल यूजिंग ट्रेडिशनल ब्रिक्स टू सपोर्ट एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन पर मीटर। द हाइट ऑफ ब्रिक वॉल इज 3 मीटर एंड द लेंथ बिटवीन क्रॉस वॉल्स इज 4 मीटर। द सीमेंट मोर्टार ग्रेड इज 1:6 एंड द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक इज 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 1, इसको रख कर देता हूं। स्टेप नंबर 1, डिजाइनिंग फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। स्टेप नंबर 1, थिकनेस ऑफ द वॉल, थिकनेस ऑफ द वॉल, है ना। इसी को कभी कभी हम ये भी लिख देते हैं डायमेंशंस ऑफ द वॉल, है ना। थिकनेस ऑफ द वॉल कितना होगा, T assumed is equal to 230, assumed is equal to 230 mm। लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना, क्योंकि 1 मीटर के लिए डिजाइन करनी है। एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर गिवन है, या हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो ये थिकनेस ऑफ द वॉल या फिर डायमेंशंस ऑफ द वॉल।
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होता है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो, अब मैं आपको स्लेंडरनेस रेशियो पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, जब हम कॉलम के लिए डिजाइन कर रहे थे तो इसमें जो दूसरी डायमेंशन थी, जो लेंथ वाला पार्ट था, हाइट तो थी हमारे पास, मतलब ये ऐसे हो सकता था, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये बहुत कम होता था, सपोज इतना है पिलर के लिए, तो ये दूसरी तरफ से नहीं होगा, है ना, ये बकल हो सकता था ऐसे। बट अगर ये वॉल है तो ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है ना, तो मतलब हमें लेंथ में भी देखना पड़ता है, सॉरी हाइट में भी देखना पड़ता है स्लेंडरनेस रेशियो, एंड लेंथ में भी देखना पड़ता है स्लेंडरनेस रेशियो। बट इन द केस ऑफ कॉलम सिर्फ क्या था, कॉलम के केस में हमें सिर्फ हाइट में स्लेंडरनेस रेशियो देखना पड़ता था, ये वाला पार्ट था, मतलब इसका और इसका रेशियो, है ना, ताकि ये रेशियो से बाहर नहीं चला जाए स्ट्रेंथ। जैसे अपना हाइट टू वेट रेशियो होता है, वैसे इसमें हाइट टू डेप्थ रेशियो होता है, मतलब मिनिमम लेटरल डायमेंशन। तो अब यहां पर हमारे पास दो हो गया, एक तो ये हो गया लेंथ टू डेप्थ रेशियो और हाइट टू डेप्थ रेशियो। यहां पर डेप्थ और थिकनेस सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो फर्स्ट पार्ट फ्रॉम हाइट, फ्रॉम हाइट। अब हाइट से क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता था, स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू इफेक्टिव हाइट अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो ऑब्वियसली क्या होगी, थिकनेस, है ना, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो छोटा सबसे क्या होगा, हाइट के हिसाब से देख रहे हैं तो लेटरल बनती है एक लेंथ और एक थिकनेस, तो इन दोनों में छोटा है ना, तो यहाँ पर थिकनेस हो जाएगा। बट ये इफेक्टिव हाइट कहां से आएगी, इफेक्टिव हाइट आएगा आपका टेबल नंबर 4 लिख लीजिए, सेम कोड मैं यहां पर लिख देता हूं, IS 1905 एंड 1987, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है। टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4, पेज नंबर भी बता देता हूं, पेज नंबर 11, पेज 11, ठीक है, यहां से मिलेगा आपको। अब यहां पर इफेक्टिव हाइट किस तरीके से आप देखोगे, देखो ये है, मैं एक कॉलम से आपको समझा देता हूं, ये फ्लोर है, ये फ्लोर। अब इस कॉलम में क्या हो सकता है, लोड की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है ना, मतलब कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ठीक है, उसमें इस तरह की बकलिंग हो सकती है। मतलब दो चीजें मेनली होती हैं, या फिर अगर कहीं पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया तो ये इस तरीके से हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, तो या तो लेटरल मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट मतलब आगे बढ़ गया, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा आगे, जहां होना चाहिए उससे आगे बढ़ गया, ये लेटरल मूवमेंट है। या फिर हो सकता है इसमें रोटेशन, है ना, रोटेशन हो सकता है, जहां जिस भी एक्सिस में फिक्स है ना, उससे घूम जाए, या तो रोटेशन हो सकता है। मतलब दो तरीके के फेलियर आते हैं, एक तो लेटरल मूवमेंट आता है, एक रोटेशन आता है। और कहां कहां पर आ सकता है, जहां जहां पर फिक्स है, सपोज ये फ्री है तो ये रोटेट कर सकता है ना, मतलब दो एंड है, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव हाइट होती है ये इस पर ही डिपेंड करता है कि दोनों एंड में आपका फिक्स सपोर्ट है, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं है ना, ना ही लेटरल मूवमेंट अलाउड है, या तो एक तरफ फिक्स है, एक तरफ पिंड है, यानी एक तरफ रोटेशन अलाउड है ना, बट लेटरल मूवमेंट अलाउड नहीं है, और यहां से फिक्स है तो यहां पर ना तो रोटेशन अलाउड है, ना ही लेटरल मूवमेंट अलाउड है। बस देखो कंडीशंस बहुत सारी है, तो आपको ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद करो कि हमारा फेलियर का मोड क्या है। एक तो लेटरल मूवमेंट है, दूसरा रोटेशन है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप अपने
आपसे डिसाइड कर सकते हैं कोई भी कंडीशन। इस तरीके से कंडीशन दी है यहाँ पर 1 2 3 4 कि एक एंड से रोटेशन अलाउड है या दोनों एंड से रोटेशन अलाउड है या एक एंड से इलेक्ट्रिक मूवमेंट अलाउड है या दोनों से अलाउड है या दोनों से नहीं है ना। तो आप अपने हिसाब से वो कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहली कंडीशन ही ले लेता हूं जो भी गिवन है कि दोनों तरफ से यहां से और यहां से दोनों तरफ से हमने फिक्स कर दिया है, तो ना तो रोटेशन अलाउड है ना ही इलेक्ट्रिक मूवमेंट अलाउड है, क्योंकि यही सबसे सेफ होगा, है ना। और उसके लिए जो एच इफेक्टिव है दैट इज 0.75 मल्टीप्लाइड बाई हाइट डिवाइडेड बाई थिकनेस 230 mm। अब हाइट 0.75 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 230। ठीक है, ये सॉल्व करके आता है 9.78। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम हाइट। दूसरा बी फ्रॉम लेंथ। ठीक है, फ्रॉम लेंथ इफेक्टिव लेंथ अपॉन थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन थिकनेस। और ये भी आपको कहां से मिलेगा, इधर लिख देता हूं। IS अगेन 1905 1987 एंड ये है आपका टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5। और पेज नंबर गिवन है 12, पेज 12। अब इसमें कंडीशन किस हिसाब से गिवन है, इसमें कंडीशन मैंने आपको बता दी है। लेंथ में कैसे गिवन होती है, क्रॉस वॉल से, कि आपकी जो वॉल है उसके दोनों साइड से तुरंत क्रॉस वॉल लगी हुई है ना, या फिर एक साइड से क्रॉस वॉल लगी हुई है और दूसरे साइड से कंटिन्यूअस है फिर एंड में जाके क्रॉस वॉल है, या फिर दोनों साइड से कंटिन्यूअस है फिर क्रॉस वॉल है, ऐसी कंडीशंस है। तो अब सबसे सेफ कौन सा होगा, सबसे सेफ होगा कि ये हमारी वॉल है, दोनों तरफ से मेरी तुरंत क्रॉस वॉल मिल गई है ना। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन है, और हमारे क्वेश्चन में गिवन भी है कि द लेंथ बिटवीन द क्रॉस वॉल इज 4 मीटर। मतलब कि जो आपकी लेंथ है वॉल की उसके दोनों एंड में तुरंत ही क्रॉस वॉल्स हैं। तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ होती है हमारी 1 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ और थिकनेस अगेन 230 mm। तो दैट इज 4000 डिवाइडेड बाई 230 एंड 4000 डिवाइडेड बाई 230 कितना आता है, 17.39। ओके, तो अब हमारे पास दो स्लेंडरनेस रेशियो आ गए, एक हाइट से आ गया दूसरा लेंथ से आ गया। अब इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी मिनिमम है वो आपका स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा। तो आपका स्लेंडरनेस रेशियो कितना आ गया, 9.78। स्लेंडरनेस रेशियो इज 9.78। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। Okay, now step number 3. Step number 3, total load on wall. है ना, ऑब्वियसली ये पर मीटर लेंथ है, मीटर लेंथ। ओके, सो सबसे पहले लोड कौन सा है, सुपर इम्पोज लोड P1, और वो कितना गिवन है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट P2, सेल्फ वेट ऑफ द वॉल, सेल्फ वेट ऑफ द वॉल, और ये कितना होता है, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो यूनिट वेट कितना होता है, ब्रिक से बन रही है वॉल, तो ब्रिक का यूनिट वेट कितना है
18 है ना, 18 मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है 1, हाइट 3 मीटर, देन थिकनेस 230 में, तो मीटर में 0.230, सो 1 इंटू 3 इंटू 0.23, ये सॉल्व करके आता है 12.42 किलो न्यूटन पर मीटर। सो टोटल लोड कितना हो जाता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, सो दैट इज 112.42 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब आपने जो भी बॉल डिजाइन की है जिसकी थिकनेस 230 mm है, उसको इतना लोड कैरी करना चाहिए, है ना। इससे कम अगर कैरी कर रही है तो आपको अपनी थिकनेस रिवाइज करनी पड़ेगी, 1 ब्रिक से 1.5 ब्रिक करना पड़ेगा। चलो स्टेप नंबर 4, आई होप यहां तक क्लियर है। चेक फॉर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वॉल। स्टेप नंबर 4 है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वॉल। अब लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है वॉल की, फिर पिलर की, उसका सेम फॉर्मूला है आपका, P इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई शेप रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एरिया रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ठीक है, तो आपको मोटार की ग्रेड पता है 1/6, आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ पता है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मैं बताऊंगा नहीं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सो टेबल 4.1 आपको देखनी है, एंड दैट इज, यहां से आपको पता चल जाता है FB दैट इज 0.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FB आपको पता चल जाता है 0.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर किस दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो इसेंट्रिसिटी पर और दूसरा स्लेंडरनेस रेशियो पर। इसेंट्रिसिटी कितना है 0, क्योंकि एक्सियल लोडिंग है, एक्सियल लोडिंग है तो इसेंट्रिसिटी 0 होगा, है ना। और आपका स्लेंडरनेस रेशियो कितना है 9.78, और 9.78 लाई किस पर करेगा 10 and 8 के बीच में, किस पर लाई करता है 10 and 8। अब 8 पर वैल्यू है 0.95, 10 पर 0.89, 0.95 एंड 0.89, है ना। और हमें निकालना कितना है 9.78 का। ठीक है, तो ये सपोज x1 x, x2 y1 y एंड y2। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास फॉर्मूला होता था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। सारी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ अननोन क्या है, अननोन है हमारे पास y। यहाँ से y निकालिए, मेरे पास जो कैलकुलेशन में है दैट इज 0.90। है ना। आप प्लीज अपने आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है। आई थिंक 0.93 समथिंग आएगा, 0.94 के करीब, बट अपने आप प्लीज चेक कर लीजिए इसे, है ना। सारी वैल्यूज पुट करिएगा और खुद सॉल्व करिए। ओके, तो हमारे पास स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेप रिडक्शन फैक्टर। अब शेप रिडक्शन फैक्टर किस चीज पर डिपेंड करता था, शेप रिडक्शन फैक्टर डिपेंड करता था कि जो आपका एरिया है वो क्या 0.2 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है ना। अगर ज्यादा है तब तो, या सॉरी
शेप रिडक्शन फैक्टर 1 होता था, एरिया रिडक्शन फैक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर एरिया आपका 0.2 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आपका जो एरिया रिडक्शन फैक्टर है वो 1 होता था, वरना क्या फॉर्मूला होता था 0.7 प्लस 1.5 इंटू ए। ठीक है, ये है हमारा एरिया रिडक्शन फैक्टर। अब एरिया कितना है, एरिया कितना है, लेंथ इंटू थिकनेस, यही तो एरिया है ना। देखो एरिया में कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग कहेंगे कि हाइट इंटू थिकनेस हो सकता है एरिया, है ना, लेंथ इंटू हाइट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए एरिया। बट आप ये देखो, हम हमेशा वो एरिया लेते हैं, इसीलिए से बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, वो एरिया जिस पर लोड है ना। आपकी इस सरफेस पे तो लोड नहीं लग रहा है ना, मतलब ये वाला एरिया नहीं हो सकता है। आपकी इस सरफेस पर भी लोड नहीं लग रहा है, मतलब ये वाला एरिया भी नहीं हो सकता है। आपकी इस सरफेस पे लोड लग रहा है, अगर ये वॉल है आपकी तो आपकी इस सरफेस पर लोड लग रहा है, यानी लेंथ इनटू थिकनेस ऑफ द वॉल, ये आपका एरिया बनेगा, है ना। लेंथ कितना है 1 मीटर एंड थिकनेस कितना है 0.3, तो दैट इज 0.23 मीटर स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर देन 0.2 मीटर स्क्वायर, यानी ये के ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो के ए हमारा क्या आ गया 1, के एस हमारा आ गया 0.94 एंड के ए हमारा आ गया 1। ऑलराइट, देन अब क्या होता है, शेप रिडक्शन फैक्टर वो होता है हमारा 1 से 1 ही लेते हैं। अब सारी वैल्यूज मिल गई हैं हमें, अब पी निकाल लीजिए फटाफट, दैट इज 0.59 मल्टीप्लाइड बाई 0.94 मल्टीप्लाइड बाई शेप रिडक्शन फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया एमएम में पुट करना है क्योंकि ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। सो लेंथ 1 मीटर 1000 mm मल्टीप्लाइड बाई 230। ओके, ये सॉल्व करके आता है मेरे पास 127,558, बट ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर था तो ये वैल्यू किस में आएगी न्यूटन में। इसे किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो दैट वैल्यू इज 127.558 किलो न्यूटन पर मीटर, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि पर मीटर लेंथ में वैल्यू थी। अब हमें चाहिए कितनी थी वैल्यू, हमें चाहिए थी 112.58 आई गेस, सॉरी 112.42। अब ये इससे ज्यादा है, मतलब जो हमने थिकनेस ली है उससे हमारा काम बन गया है। अगर ये वैल्यू सपोज कम आती जितनी चाहिए थी हमें, तो हमें थिकनेस अपनी रिवाइज करनी पड़ती। हमें अपनी थिकनेस कितना करना पड़ता 1.5 ब्रिक, मतलब हम 345 लेकर करते, है ना। तो हमने चेक कर लिया, जो हमने थिकनेस ली थी उससे हमारा काम हो गया है, मतलब हमारा डिजाइन सक्सेसफुल है, सेफ है ना। तो कितना सिंपल सा है, मतलब पिलर से तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें इसमें डायमेंशन ज्यादा निकालनी नहीं है। लेंथ हमें 1 मीटर लेनी है, हाइट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ ब्रिक हम 1 ब्रिक से स्टार्ट करेंगे, फेल हो जाएगा हम आगे ले लेंगे 1.5 ब्रिक, 2 ब्रिक, 2.5 ब्रिक। तो आई होप कि डिजाइन ऑफ ब्रिक मेसनरी वॉल आपका क्लियर है ना। सो डिजाइन ऑफ पिलर एंड डिजाइन ऑफ ब्रिक मेसनरी वॉल का प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज कीप योरसेल्फ सेफ। अपने घर वालों को भी सेफ रखिए, सबका ख्याल रखिए, जितना हो सके सोसाइटी की हेल्प करिए। ओके, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।